हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, जो आप बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी दल का प्रभुत्व रहा। आज हम बात करेंगे उग्रवादी दल की। 1907 से लेकर 1918 तक जब हम गांधी जी का आगमन भारतीय राजनीति में होता है, तब तक भारतीय राजनीति में जो कांग्रेस थी उस पर उग्रवादी दल का प्रभुत्व रहा और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनकी तिकड़ी को संक्षेप में लाल, बाल और पाल कहा जाता है। हम देखेंगे सबसे पहले जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, वो है कि उग्र राष्ट्रीयता के विकास के क्या कारण थे, या ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें भारत में उग्रवादी दल का अवतरण हुआ या आविर्भाव हुआ। तो हम इसके पीछे कई कारण देखते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला, कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। ठीक है, हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का एक मंच, अखिल भारतीय जो मंच बनाया गया था, उसके तहत जो उदारवादी दल के नेता थे वो अपनी मांगें प्रस्तुत करते थे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो उदारवादी दल थे उनकी मांगें थी कि कार्यपालिका में सुधार किया जाए, व्यवस्थापिका में सुधार किया जाए, निर्वाचित सदस्यों को बढ़ाया जाए और बाकायदा वो स्मरण पत्र भेजते थे, प्रस्ताव पास करते थे। ये उनकी नीति थी। तो इनकी नीतियों, जो इनकी मांगें थी, उनकी निरंतर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपेक्षा की जा रही थी। इसलिए जो भारतीय जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो एक वर्ग था, उनके इस उपेक्षा के प्रति उनमें विरोध की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी मांगों को उठाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश की। दूसरा है भारत का तीव्र आर्थिक शोषण, कि अब जो इंग्लैंड था उसका प्रमुख जो कार्य वो था कि वो भारत से अधिक धन वसूल करे विभिन्न तरीकों से और उसको ब्रिटेन भेज दे। तो इसका भारतीयों के द्वारा अब विरोध किया जाने लगा था। 1870 के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान इन आर्थिक परिणामों की तरफ हो गया था। भारतीय उद्योगों का निरंतर विनाश हो रहा था। कपास की बनी हुई चीज़ों पर आयात कर में कमी कर दी गई और भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर 7.5% तक उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था। इसके अलावा कृषि पर बहुत अधिक मात्रा में क्या था, भू राजस्व का बोझ था। इसलिए धीरे धीरे किसान जो होते वो कृषक मजदूर बनते हुए जा रहे थे और अंग्रेज का काम सिर्फ क्या था, भारत में अधिक से अधिक धन लूटकर विदेशों में ले जाना या ब्रिटेन ले जाना। इससे भारतीयों में धीरे धीरे क्या हो गया, असंतोष फैलने लगा और उनका ये मानना था कि जब तक अगर इनको अंग्रेजों को भारत से निकाला नहीं जाएगा, भारत का आर्थिक शोषण बढ़ता रहेगा। इसीलिए भारतीय जो राजनीतिक पटल पर ये उग्र दल या उग्रवादी दल का आविर्भाव हुआ। अगली बात हम करते हैं कि एक कारण था, वो था अकाल और महामारी। जो अंग्रेज सरकार की जो नीतियां थी उसके फलस्वरूप 1896 से 97 तथा 1899 से 1900 में देश में भयानक दुर्भिक्ष और महामारी फैली और इस जो दुर्भिक्ष है इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन जो सरकार का जो रवैया था वो भारतीय जनता के प्रति बहुत अधिक क्या था, अमानवीय था। उनका कार्य बहुत मंद गति से चलता था। उनको भारतीय की जानों की फिक्र नहीं थी। इसलिए जो भारतीय जो नेता थे उन्होंने इसके प्रति आवाज़ उठाई या उनको लगा कि अगर इनकी जगह अगर भारतीय सरकार होती तो भारतीयों को ऐसे मरते हुए नहीं देखती। तो इस प्रकार अकाल और महामारी के कारण भी भारतीयों में जागृति आई। अगला जो प्रमुख कारण आता है उग्रवादी आंदोलन का, वो है आपका सांस्कृतिक नवजागरण। ठीक है, इस काल तक धीरे धीरे भारतीय अपनी संस्कृति से क्या हो रखे थे, धीरे धीरे हम शिक्षा के कारण वाकिफ हो गए थे। इसके अलावा जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार किया, उसे जो भारतीय थे वो पढ़ने लिखने लग गए और उन पर पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। वो देखने लगे कि पाश्चात्य संस्कृति में स्वतंत्रता समानता पर अधिक जोर दिया गया है। इसके अलावा
स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट आदि ने भी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्य संस्कृति को अधिक श्रेष्ठता की बातें बताई और उनको भारतीय संस्कृति के प्राचीन जो गौरव है उसको भारतीय जनता को बताया कि हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है और बहुत गौरवशाली संस्कृति है। और इससे क्या हुआ, इससे जो नौजवान जो वर्ग था उसमें एक उत्साह पैदा हुआ और वो लोग पाश्चात्य जो सभ्यता का जो पिछलग्गू होने लग गए थे, कि पाश्चात्य सभ्यता को अच्छा मानने लग गए थे, उन्होंने भी भारतीय धर्म और संस्कृति को पहचाना और उनमें क्या हुआ, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। जब आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ तो उन्होंने कष्ट सहन करके भारतीय की स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने की भावना भी उनके अंतर्गत बलवती होने लगी और धीरे धीरे इस सांस्कृतिक नवजागरण ने उनमें एक आत्म गौरव का अनुभव किया। फिर अगला जो एक महत्वपूर्ण जो आता है पॉइंट वो आता है लॉर्ड कर्जन एवं अन्य वायसरायों की नीतियाँ। जो लॉर्ड कर्जन और अन्य वायसराय थे जैसे लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, इनकी जो नीतियाँ थी वो भारतीयों के घोर विरोध का प्रमुख कारण बनी, क्योंकि जो लॉर्ड लैंसडाउन और एल्गिन इनके काल में भारत में अनेक अकाल पड़े और लेकिन इनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत अधिक क्या थी, दमनकारी थी और इनकी दमनकारी नीतियों से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक नफरत पैदा हो गई। और लॉर्ड कर्जन जो उनके बाद आया उसने तो इसमें नमक छिड़कने का कार्य किया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के काल में 1899 से 1901 के बीच 2 बार अकाल पड़ा, लेकिन इन अकालों में बड़ा ही अमानवीय और कठोर व्यवहार अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया, क्योंकि जो कर्जन था वो शुरू से ही प्रजातीय विभेद की नीति का समर्थक था। इसके अलावा 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा उसने कलकत्ता निगम की स्वायत्तता ही छीन ली। इसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया और विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया गया। 1905 में उसने ये बाकायदा कलकत्ता अधिवेशन के दीक्षांत समारोह में कहा कि सत्य का उच्च आदर्श अधिकतर पश्चिमी विचार है, अर्थात वो पश्चिम को ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छा मानता था। ये उसका ये मानना था कि पश्चिम की जो विचार संस्कृति वही बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने का उसने प्रयास किया और इसी प्रयास के तहत उसने बंगाल का विभाजन भी किया। तो हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन और अन्य वायसरायों की नीतियाँ थी उससे भी भारतीयों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं पनपी। एक महत्वपूर्ण जो कारण आता है उग्रवादी दल का वो था कि विदेशी घटनाएं। इस काल में कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने भारतीयों में एक आत्मविश्वास जगाया। इसके अंदर देखते हैं कि 1896 में अबिसिनिया ने, जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश था, इटली को पराजित किया। इसके अलावा 1904-05 में जापान ने एक बड़े देश रूस को पराजित किया। तो इससे भारतीयों में आत्मविश्वास ये हो गया कि यूरोपीय शक्तियाँ कोई अजेय नहीं हैं, उनको भी पराजित किया जा सकता है। इसके अलावा जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उनमें भारतीयों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को नीच समझा जाता था, उन पर अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे वो रेल की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं बैठ सकते या रात को 9 बजे के बाद यात्रा नहीं कर सकते। तो इन सब जो घटनाएं विदेशों में हो रही थी उससे भी भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक विरोध करने की एक भावना जागृत हुई। एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन का ये तो सबको तो ये कह रहा था वो कि प्रशासन की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन हम जब इसके मूल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिमों में फूट डालकर भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना चाहता था। इसीलिए उसने बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया। इस विभाजन ने सामान्य बंगालियों को उत्तेजित कर दिया और बंगाल में एक नई पीढ़ी के कुछ युवक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने लगे और इन लोगों का अब नरम दल से विश्वास उठता जा रहा था। बंगाल विभाजन के बाद विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और उनकी होलियां जलाई गई। इसके अलावा स्वदेशी अपनाया गया, स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने जाने लगा, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों को अपनाया जाने लगा और एक राष्ट्रीय शिक्षा की बात की जाने लगी। तो हम देखते हैं कि उग्रवादी दल जो बना भारत में उसके अनेक कारण थे। अब बात आती है कि
उग्रवादी दल का विकास और अंतिम विस्फोट, ये सब परिस्थितियां हम देख चुके हैं जो उग्र दल के मतलब कि पनपने में कामयाब रही। अब धीरे धीरे जो जो कांग्रेस थी उसमें दो तरह की विचारधाराएं प्रमुख रूप से हो रही थी। एक दल था जो उदारवादी, जो अपने नरम दल को अख्तियार करना चाहता था, और एक दल था जो अपने इनको जो नीतियां थी उसमें परिवर्तन चाहता था। और इसीलिए 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस में ये दो दलों का जो महत्वपूर्ण जो विभाजन था वो दिखने लग गया था। और इसी जो विभाजन दिखने लग गया था, इसकी जो परिणति थी वो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई। क्योंकि इस अधिवेशन तक 1907 तक दोनों जो कांग्रेस के दो धड़े स्पष्ट रूप से दिखने लग गए थे। एक नरम दल वाले थे, दूसरे गरम दल वाले थे। तो जो नरम दल के जो लोग थे वो अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष वो बने। और लेकिन जो उग्र दल वाले थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन इस समय चूंकि जो कांग्रेस में ज़्यादा बहुमत किसका था, नरम दल वालों का था, तो ऐसी परिस्थितियों में जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद जो उग्रवादी दल थे उन्होंने कहा कि खुले रूप से चुनाव की मांग की। और जो तिलक था उन्होंने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुछ आपत्तियां उठाई, लेकिन उनको बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी समय क्या हुआ कि श्रोताओं में से किसी एक ने एक जूता सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर फेंका और पूरे पंडाल में क्या हो गई, अव्यवस्था फैल गई और कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि वापस से वही शोरगुल मचा, कोई ढंग से व्यवस्था नहीं हो पाई और पुलिस आ गई। इसके बाद नरम दल ने अपना सम्मेलन बुलाया, अलग से सम्मेलन बुलाया, अलग विधान बनाया और उग्रवादियों को कांग्रेस के सम्मेलन में जगह नहीं दी। अर्थात उन्होंने कांग्रेस से उग्रवादियों को निकाल दिया। इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले के जो अनुयायी थे वो नरम दल वाले अलग हो गए और तिलक के अनुयायी अलग हो गए। और सूरत अधिवेशन के बाद अर्थात 1907 के बाद तिलक ने अकेले ही संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। और इस कांग्रेसी फूट का फायदा ये अंग्रेजों को मिला, क्योंकि अब उन्होंने सरकार पर दमन चक्र चलाना शुरू किया उग्रवादियों पर। लाला लाजपत राय को बंदी बना दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया। इसके अलावा जो केसरी जो समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, उस पर भी दमन जो प्रतिबंध लगाया गया और लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सख्त सजा दे दी गई। इस प्रकार जो सूरत की फूट थी उसके बाद दो धड़े कांग्रेस के बिल्कुल अलग हो गए। अब हम बात करेंगे उग्रवादी दल की कार्यविधि की। उग्रवादी दल की हम कार्यविधि देखते हैं तो सबसे पहला था कि सत्याग्रह और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उग्रवादी दल के लोग थे, उनका प्रमुख कारण था कि वो लोग प्रार्थना पत्र की नीति पे विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो बहिष्कार की नीति पे विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं, जो चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया, अर्थात पश्चिमी शिक्षा की बजाय राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति अपनाई जाए, ताकि उस शिक्षा पद्धति से देशभक्त बने और स्वयं सेवक बनकर हम आत्मनिर्भर हों और स्वतंत्र कार्यवाही कर सकें। अब आती है उग्रवादी राष्ट्रीयता की विशेषताएं क्या थी, कि उग्रवादी जो राष्ट्रीयता थी, जो नेता थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। पहला, वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से क्या करते थे, घृणा करते थे और भारतीय सभ्यता संस्कृति पर विश्वास करते थे। दूसरा था कि वो स्वराज्य की प्राप्ति चाहते थे, अर्थात उनका मानना था कि हमारे देश में स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तीसरा था ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में अविश्वास। हम देखते हैं कि जो उदारवादी दल के लोग थे वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन उग्रवादी दल ये बात नहीं मानते थे। इसके बाद अगला था ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंध और उनका विच्छेद करना। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटेन से जब तक आर्थिक संबंध रहेंगे, भारत का आर्थिक शोषण होता रहेगा, आर्थिक दोहन होता रहेगा, इसलिए ब्रिटेन के साथ क्या करना चाहिए, आर्थिक संबंधों को विच्छेद कर देना चाहिए। इसके अलावा था त्याग और बलिदान के मार्ग को अपनाना। जो उग्रवादी लोग थे वो त्याग और बलिदान के मार्ग को अपनाकर भारत की स्वतंत्रता या स्वराज्य की प्राप्ति चाहते थे। अगला था राजनीतिक भिक्षावृत्ति में विश्वास नहीं, अर्थात जो उदारवादियों की नीति थी कि वो प्रतिनिधिमंडल भेजते थे, विश्वास प्रस्ताव पास करते थे और अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। इन सब के माध्यम से उग्रवादी इस चीज़ों के विरुद्ध थे।
अब हम बात करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जाता है कि उदारवादियों और उग्रवादियों में क्या अंतर है या उनकी कार्य प्रणाली में, उनके विचारों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि उदारवादी स्वभाव में नरम थे, जबकि उग्रवादी क्रांतिकारी विचारों के थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि उदारवादी पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए वरदान मानते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य को जल्द से जल्द समाप्त करना आवश्यक मानते थे। उदारवादियों का लक्ष्य भारत के लिए डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना था, जबकि उग्रवादी पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। उदारवादियों के पास संसदीय कार्यों की आलोचना के अलावा अन्य कोई कार्यक्रम नहीं था, जबकि उग्रवादियों के पास स्वदेशी, स्वशिक्षा आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। उदारवादी केवल संवैधानिक उपायों का प्रयोग उचित समझते थे। इसके विपरीत उग्रवादी अंग्रेजों की कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें अधिक कमजोर बनाने एवं हर प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने में विश्वास रखते थे। उदारवादियों के विचार में ब्रिटेन तथा भारत के हितों में विशेष विरोध नहीं था, जबकि उग्रवादी भारत तथा ब्रिटेन को एक दूसरे के विरुद्ध मानते थे। हम देखते हैं कि उदारवादी आंदोलन केवल उच्च शिक्षित वर्ग तक सीमित था, जबकि उग्रवादी देश के मध्यम वर्ग तथा जनसाधारण तक पहुंच गया था। अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि उदारवादियों और उग्रवादियों में पर्याप्त अंतर था, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, अपितु वो दोनों ही सच्चे देशभक्त थे, क्योंकि दोनों की क्रियाविधि अलग थी लेकिन दोनों का लक्ष्य समान था। क्योंकि यदि उदारवादी वाणी के क्षेत्र में थे तो उग्रवादी कर्म के क्षेत्र में थे। उदारवादी केवल आलोचना और प्रार्थना पत्रों से सरकार को प्रभावित करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी सक्रिय आंदोलन का मार्ग अपनाना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि ये देखें कि एक ज़्यादा सफल हुआ, दूसरा असफल हुआ, ये सही नहीं है। दोनों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न थी। जब नरम दल भारतीय राजनीतिक पटल पर आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीयता की चेतना फूटी ही थी और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उस समय कांग्रेस को एक ब्रिटिश जो आक्रोश था उसको बचाए रखने के लिए इस तरह का मार्ग अपनाया गया। लेकिन जब धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, ये सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, या अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता है वो दिखाने के लिए कुछ और है और वास्तव में कुछ और है, तो धीरे धीरे भारतीयों में जागरूकता आई और उन्हें उग्रवादी दल के तहत एक सामान्य कार्यक्रम रखा, जिसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा की बात की, स्वदेशी की बात की और बहिष्कार की बात की। और धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी जो नीतियां थी, जो उनकी वो जो बोलते थे, जो करते थे, उसकी असलियत सामने लाए। और इस प्रकार उन्होंने भारतीय जो जनता थी उनमें एक जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसके दीपक को बहुत अधिक मात्रा में जलाए रखा। जैसे उदारवादी एक बुद्धि पक्ष था तो दूसरा क्या था, भाव पक्ष था। इस प्रकार दोनों का ही लक्ष्य क्या था, देश में राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत बनाना था। और इसमें दोनों ही शक्तियों को क्या हुई, सफलता मिली। और दोनों ही पक्ष भारत का सर्वांगीण प्रगति चाहते थे। अंतर केवल उनके तरीकों का था, वो अलग बात है, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था और इसमें उनको आवश्यक सफलता मिली। तो हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपकी जो दूसरी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी शॉर्ट नोट में चीज़ें पूछी जाती हैं कि उग्रवादी दल की नीतियां बताइए, उनकी कार्यविधि बताइए, प्रमुख नेता कौन थे, इन सब की चर्चा उसमें होती है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि उग्रवादी दल के आविर्भाव के क्या कारण थे, या उग्रवादी दल की पर एक टिप्पणी लिखी है, या उग्रवादी दल और उदारवादी दल के अंतर क्या अंतर था। ये सब चीज़ें उसमें से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ उसके अंदर सूरत में जो फूट पड़ी उसके बारे में भी अलग से टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।